आज पढ़ते हैं कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। मीन्स कूलाम का नियम जो होता है ना, उसमें हम दिशा को कैसे व्यक्त करेंगे। मतलब कि कोई भी बिंदु आवेश होता है ना, कोई दो बिंदु आवेश, दोनों बिंदु आवेश के बीच में एक बल कार्य करता है, यह कूलाम ने बताया था। लेकिन इन बलों का को सदिश रूप में कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे दिखाते हैं उनको दिशा के साथ, यही कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप है। तो आइए देखते हैं उसको कैसे हम करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कूलाम का नियम होता क्या है। हमने पढ़ा है दो बिंदु आवेश Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी कोई r हो, तो इन दोनों के बीच में एक बल कार्य करता है जिसका मान इनके गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही होता है कूलाम का नियम। मतलब कि दो बिंदु आवेश हैं और इन आवेशों के बीच में एक बल कार्य करता है जिसका मान इन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये होता है कूलाम का नियम। अब इसको सदिश रूप में कैसे प्रदर्शित करते हैं, मतलब कूलाम के नियम में जो ये बल लग रहा है, ये दिशा के साथ कैसे हम इसको दर्शाते हैं। तो इसको करने के लिए पहले देखते हैं दो बिंदु आवेश लेते हैं। ये मान लीजिए एक निर्देशांक है एक्स एच वाई एच, यहाँ पर कोई दो बिंदु हैं, बिंदु आवेश है। यहाँ पर Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। दोनों बिंदु आवेश समान चिन्ह के हैं, मतलब सजाती हैं, दोनों प्लस प्लस हैं। अगर हम यहाँ बिंदु O मान लें, मूल बिंदु से इस बिंदु तक इसकी स्थिति सदिश R1 वेक्टर होगी। इस मूल बिंदु से इस आवेश तक स्थिति सदिश R2 वेक्टर हो गया। स्थिति सदिश मतलब कि इस पोजीशन से यहाँ पर मूल बिंदु O से ये जो बिंदु है ना, ये Q1 आवेश है ना, कहाँ पर स्थित है, यही स्थिति सदिश होता है। ये तो स्थिति सदिश हो गया यहाँ से यहाँ तक। इसका विस्थापन सदिश खींचने के लिए हम क्या करते हैं, इसका विस्थापन सदिश खींचने के लिए Q2 के सापेक्ष Q1 का विस्थापन सदिश को खींचने के लिए पहले क्या करते हैं, पहले बल को निरूपित कर देते हैं, प्रदर्शित। क्योंकि हम जानते हैं अगर दो समान चिन्ह के आवेश हों तो भी एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित यानी एक दूसरे को दूर भगाते हैं। अगर दो विपरीत चिन्ह के आवेश हों तो भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। तो ये दोनों समान आवेश हैं, तो इस पर बल बाहर की ओर लगेगा, किसके कारण, Q1 के कारण। जब Q1 के कारण Q2 पर Q1 के कारण जो बल लगेगा उसको हम दर्शाते हैं F2 पर 1 के कारण। 2 पर 1 के कारण जो बल लगेगा वेक्टर F21 हो जाएगा ये। अब इस पर जो बल लगेगा ये भी बाहर की ओर लगेगा, ये किसके कारण लगेगा, Q1 पर Q2 के कारण लगेगा। तो लिख लेते हैं F1 पर 2 के कारण वेक्टर 1 पर 2 के कारण जो बल लग रहा है उसको वेक्टर F12 लिखते हैं। अब इसका विस्थापन सदिश लिख लेते हैं। विस्थापन सदिश कैसे लिखा जाता है कि Q2 जिधर जाएगा, Q2 बाहर जाएगा, Q2 इधर जाएगा, तो इसका विस्थापन सदिश इधर खींचेंगे, यहाँ से इधर खींच देंगे। Q2 इधर जाएगा तो विस्थापन सदिश इधर खींचेंगे, और किसके सापेक्ष, Q1 के सापेक्ष। तो विस्थापन सदिश R2 का 1 के सापेक्ष विस्थापन सदिश इधर की ओर। अब Q1 उधर जाएगा तो हम इसका विस्थापन सदिश इधर खींच देंगे, क्योंकि Q1 उधर जा रहा है तो हम उधर खींचेंगे। तो किसके रिस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष, R1 का 2 के सापेक्ष विस्थापन सदिश। ये यहां तक हो गया। ये दोनों बल दिखा रहे हैं, बल किधर की ओर लग रहा है, दोनों बिंदु आवेशों पर बाहर की ओर बल लग रहा है क्योंकि समान आवेश है, इसीलिए हम दोनों बल को बाहर की ओर दर्शाएं। इसकी स्थिति से इस तरह से व्यक्त करते हैं, जिधर बल लग रहा हो उधर की ही दिशा में इसकी स्थिति विस्थापन सदिश होगा। ये विस्थापन सदिश है, ये भी विस्थापन सदिश है।
और यहाँ से यहाँ तक जो ये लाइन दिखा रही है, यहाँ से यहाँ तक जो ये लाइन दर्शा रही है ना, वो स्थिति सदिश है, पोजीशन वेक्टर है। अब हम F12 का मान कूलॉम के नियम के अनुसार लिखेंगे। F12 मतलब 1 पर 2 के कारण, आवेश 1 पर 2 के कारण जो बल लगेगा उसको F12 लिखते हैं। उसको F12 लिखते हैं। इसका मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर मतलब कि विस्थापन सदिश। ये 12 है तो 12 की दिशा में इसका विस्थापन सदिश ले लेंगे। 12 ये 12 है, इधर विस्थापन सदिश R12 हम वेक्टर नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर हम केवल परिमाण रखते हैं, तो स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ दिशा दिखाने के लिए R12 का कैप लगा देते हैं। कैप क्या है? ये R12 कैप मतलब कि एकांक वेक्टर है। एकांक वेक्टर क्या होता है? एकांक वेक्टर केवल दिशा को दर्शाने के लिए किया जाता है, मतलब कि किसी भी सदिश में अगर उसके परिमाण से भाग दे देते हैं तो एकांक वेक्टर पता चल जाता है। तो एकांक वेक्टर केवल दिशा बताता है, इसका परिमाण जो होता है केवल एक होता है। तो एकांक वेक्टर को ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए ये R12 कैप है, तो इसके परिमाण R12 का परिमाण सदिश R12 मॉड R12 से अगर भाग दे देते हैं तो इसका ये देखो, इसमें दिशा भी है और परिमाण भी है, इसमें केवल परिमाण। तो परिमाण से कट जाता है तो केवल दिशा बचता है। केवल क्या बचता है? दिशा बचती है। इसीलिए हम एकांक वेक्टर, एकांक सदिश का प्रयोग केवल दिशा बताने के लिए करते हैं। मतलब R12 बिंदु आवेश Q1 पर जो बल लगेगा F12 वो R12 की दिशा में लगेगा, मतलब बाहर की ओर लगेगा। अब इसको मिटाते हैं। अब इस बल को लिखते हैं कूलॉम के नियम के अनुसार, F21 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R। F21 इधर की ओर लग रहा है तो इसकी स्थिति सदिश इधर की ओर है, तो ये स्थिति सदिश रखेंगे हम इसके दूरी के रूप में। स्थिति सदिश नहीं, ये विस्थापन सदिश है। R21 का स्क्वायर, यहाँ पर इसकी दिशा दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, R21 कैप लगा देते हैं। कैप का मतलब कि R21 जो विस्थापन सदिश है ना, ये दिशा है ना, परिमाण हटा देते हैं, केवल दिशा बचती है। तो R21 की दिशा हम इधर लेते हैं, मतलब F21 पर जो बल लगेगा इधर की ओर लगेगा। अब यहाँ से हम देखते हैं कि F12 और F21 पर जो बल है, बल के सूत्र है, ये देखो इतना 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 मान समान है, ये मान समान है। ये जो R12 होता है ना, R12 बराबर R21, ये परिमाण में दोनों बराबर होते हैं, इसीलिए ये दोनों समान है। तो अंतर कितना है, किसमें है? इसमें और इसमें। हम देख रहे हैं जो यूनिट वेक्टर R12 है वो इसकी दिशा R12 की दिशा उधर की ओर है, R21 की दिशा इधर है, मतलब इन दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R12 वेक्टर बराबर -R21 कैप, ये कैप है। इस तरह से हम इसका प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ से हमको पता चल जाता है, अगर यहाँ पर माइनस निकल के R12 लिख देते हैं तो इसके बराबर हो जाता है। तो यहाँ से हम F21 वेक्टर बराबर F12 वेक्टर लिख देते हैं, F12 वेक्टर, ये माइनस लगा देते हैं यहाँ पर, बस। मतलब दोनों आवेशों पर जो बल लगेगा बराबर लगेगा, परंतु उनकी दिशा विपरीत रहेगी। यही हो जाता है कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप। इससे ये पता चलता है, इससे क्रिया प्रतिक्रिया नियम का भी पता चलता है, मतलब दोनों बल बराबर लग रहे हैं लेकिन एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं। इसीलिए ये न्यूटन के तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। और दूसरा, इसका जो स्थिर
स्थिर विद्युत बल है ना वो केंद्रीय बल है, मतलब कि केंद्रीय बल का मतलब एक ही रेखा में ये दोनों बल कार्य करेंगे।